नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है जहां पर मैं जीके के 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। जी हाँ, तो जीके के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। उस पर क्लिक करके उस पर जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर जो है इसका PDF विद आंसर की के साथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सभी लोग जवाब देते हुए भी चलेंगे। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आई होप ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आनंद मठ जो पुस्तक है ये सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई थी और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो भी इसी पुस्तक से लिया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? धोधू पंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोधू पंथ था इनका दूसरा नाम। और 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर से, कहाँ से दोस्तों? कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपका कानपुर वाला जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल, पाल और लाल ये जो हैं प्रमुख नेता थे किस दल के? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा भैया, बाल है, पाल है और लाल है। तो बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब आपका होता है क्या? बिपिन चंद्र पाल, और लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, ये जो हैं आपके इसके जो पूछा गया है कि कौन सी पार्टी के कौन से नेता थे, तो याद रखिएगा ये कांग्रेस दल के गरम दल के नेता थे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, कांग्रेस पार्टी के गरम दल, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पाकिस्तान नाम जो है किसने गढ़ा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर इसका। पाकिस्तान नाम जो है किसने गढ़ा था? जवाब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो इसको जो है चौधरी रहमत अली, यहाँ पर पूछा गया पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। और इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो हैं किसके राजनीतिक गुरु थे? एक बात बताते चलेंगे क्योंकि कई बार आपसे पूछा गया है। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो याद रखिए दोस्तों 1919 में, यानी कि 1919 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन जो है स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी लोग फटाफट यहाँ पर जवाब देंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है? बारदोली सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 है। जवाब देखिए 7 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 7 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह जो है इन्हीं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे प्रमुख या सबसे समृद्ध स्रोत कौन से हैं? सबसे समृद्ध का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा जिसमें हो। तो भैया खाद्य प्रोटीन की बात हो रही है तो याद रखिएगा, खाद्य प्रोटीन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो सोयाबीन सबने सुन ही रखा है। उसके अलावा मूंगफली, तो सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन होता है। आप ये मान के चलिए सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, एक आधे कप में आप 15 ग्राम तक प्रोटीन जो है पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 9 है। जवाब देखिए 9 का यहाँ पर सभी साथी देते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यूरोक्रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का जो रंग होता है वो आपका येलो यानी कि पीला कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है?
चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर इसका जवाब देखिए आना शुरू हो गया धीरे धीरे। तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम हरी पत्तीदार सब्जियाँ, जो जितनी भी आप हरी पत्तीदार सब्जियाँ देखोगे उन सभी में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में वही पाया जाता है बेसिकली। इसके अलावा इसकी खोज कभी कभी पूछा जाता है कि मैग्नीशियम की खोज किसने की थी, तो सर हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था भैया? सर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्तनी के साथ, जिससे आप लोग गलत ना करो। हम्फ्री होता है, हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, ये डा है भाई, डेवी ने किया था 1909 में, यानी कि 1990 में इसकी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। चलिए भाई फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया 11 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? मूल भाग से। ठीक है, पौधे का जो मूल भाग होता है वो बेसिकली आपकी ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर हाँ ठीक है, मूल मतलब वो जड़ ही होता है, वही मेरे दिमाग में जड़ चल रहा था। मूल और जड़ एक ही होता है, तो जड़ों से जो होती है आपकी हल्दी जो है प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही फेमस ये हमला हुआ था और आप सभी को इसके बारे में पता है, पूरी दुनिया जो है जानती है। चलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो भैया WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात हो रही है। तो इस सेंटर पर जो है आतंकवादी हमला कब हुआ था? ये हमला सभी को पता है 2001 में हुआ था, बट याद रखिएगा 11 सितंबर 2001, ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं डेट के साथ ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक? चलिए सर, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही है तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 25 का जिक्र किया गया है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात हुई है। और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के बेसिकली 25 से लेकर 28 तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारत एक कैसा देश है? बताइए सर। भारत धर्मनिरपेक्ष, जाति विशेष या वर्ग विशेष या धर्म सापेक्ष? तो भैया भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि ये जो सेकुलर शब्द है ये कब जोड़ा गया था? तो 1978 ईस्वी में जोड़ा गया था, जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकुलर वाला। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द। चलिए सर, अभी मैंने आपको सेकुलर के बारे में बताया, अभी यहाँ पर पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ही पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये जो शब्द है आपके जोड़े गए थे। तो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन जो ऑप्शन नंबर बी है वही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के विदेशी नीति का मूल सिद्धांत क्या है? भारत के विदेशी नीति का मूल सिद्धांत क्या है? चलिए भैया क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए गुट निरपेक्षता, भारत के विदेशी नीति का जो मूल सिद्धांत है वो गुट निरपेक्षता होता है। भैया गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी मुद्दे के संबंध में उसकी योग्यता तथा भारत के हितों पर इससे पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 का जवाब देंगे, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 17 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, इसको कहा जाता है यसदीकरण। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है भैया? यसदीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट प्रयुक्त किया जाता है उसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 है। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पॉलीथीन बनता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। पॉलीथीन जो है बनता है किससे बनता है?
क्वेश्चन नंबर 19 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया पॉलीथीन दो पदार्थों से बनता है, एक आपका होता है एथिलीन और एक आपका होता है बेंजिल्डिहाइड। इसके मिश्रण से बनता है उच्च दाब पर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है एथिलीन, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। विटामिन B2 का अन्य नाम बताइए, फटाफट जवाब देते हुए सभी साथी यहाँ पर देते हुए चलेंगे। विटामिन B2, तो याद रखिए दोस्तों विटामिन B2 की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक अन्य नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। बाल गंगाधर तिलक जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक स्वामी विवेकानंद जी को, किसको दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था। भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 का जवाब जो है क्या हो जाएगा, 22 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा विनोबा भावे। जी हाँ दोस्तों, भूदान आंदोलन जो है संत विनोबा भावे द्वारा 1951 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। और ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था और बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मतलब सक्सेस ये मान सकते हैं कि लोगों ने भी इसका सपोर्ट किया था, बहुत सक्सेस आंदोलन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज, बताइए सर इसका जो गठन है कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की अगर हम बात करते हैं, देखिए दो यहाँ पर एक काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन रहता है, बट मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा। 1942 में हुआ था। भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन हुआ था और इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की थी। ठीक है, तो ये आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है और सभी को बताते हुए चलना है यहाँ पर कौन सा जो है आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। चलिए सर, मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। चुनाव जीवन का जो आधार है, बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने से पता चले जो जीवन का आधार है ये कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है। संविधान का जो अनुच्छेद 370 है आप सभी को बताना है किस राज्य पर लागू होता है। सभी को पता है, अब तो हट गया, 370 जो है आपका जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है और आप सभी को पता था कि इसी के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, बट अभी तो हट चुका है, सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देंगे, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। तो याद रखिए दोस्तों, मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद की बात करते हैं तो 12 से लेकर के 35 तक जो है आपका स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो किसके संविधान से ली गई है। तो याद रखिए दोस्तों, आयरलैंड, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है आयरलैंड, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ाई होगा कि एड्स का जो विस्तृत रूप है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एड्स के बारे में, AIDS, इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है भाई, ध्वनि मापक इकाई को डेसीबल कहते हैं। ठीक है, डेसीबल में हम लोग ध्वनि को मापते हैं। डेसीबल जो मापक होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और ये 0, 10 डेसीबल, 15 डेसीबल, 1 डेसीबल, 2 डेसीबल, इस तरह से आपको जो है इसका मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अखिल भारत स्तर पर लिंगानुपात है। लिंगानुपात के बारे में कई बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है।
चलिए भाई, जवाब यहाँ पर हो जाएगा 943। ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई थी वो लिंगानुपात जो है 943 है अखिल भारत स्तर पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती हैं। दाल, भैया दाल सभी को पता है भाई, दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है ना। तो दाल जो होता है प्रोटीन का स्रोत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। भैया विटामिन सी सभी को पता है, अभी तो जब से कोरोना है तब से और सभी को पता ही चल गया होगा कि जो खट्टी चीज़ें होती है जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन सब में जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो आंवला यहाँ पर देखिए दिया गया ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो इसका CA है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, ये भी आप सभी को पता है। और इसके अलावा शरीर में रक्त की भारी कमी हो जाती है। और विटामिन सी घावों को भरने, पीप को शुष्क करने, हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विटामिन बी की कमी से क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 33 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो विटामिन बी की बात करते हैं तो इससे दोस्तों बेरी नाम का रोग होता है। अगर आप टमाटर लेते हो, अंडे की जर्दी लेते हो, हरी पत्तियों के साग खाते हो, बादाम खाते हो, अखरोट खाते हो, तो यहाँ पर आपको विटामिन बी की कभी कमी होने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस को क्या नाम दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण के समय, भाई प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें पौधे जो होते हैं अपने हरे रंग वाले अंग जितने होते हैं, जैसे पत्ती हो गया, उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर के जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और CO2 जो है, ऑक्सीजन और CO2 गैस जो है बाहर निकालते हैं। तो सिंपल सा आपका ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑक्सीजन गैस बेसिकली निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन से पेड़ की छाल हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, बताइए, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों दालचीनी जो है ये बेसिकली आप ये जान के चलो कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है और दालचीनी लोग खाते भी हैं और इसकी छाल जो होती है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, एक मसाला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है। जीवाश्म, बताइए सर, जीवाश्म को अंग्रेजी में हम लोग फॉसिल कहते हैं और इसका संबंध जो होता है किससे होता है। आप सभी को होता है कि बहुत पहले जब जो चट्टानों में बहुत युग जो दबे हुए मतलब जीव होते हैं वो बाद में ईंधन बन जाते हैं, बेसिकली वही होता है। तो याद रखिएगा ये किस प्रकार के सेल में पाई जाती है, तो ये परतदार सेल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका B है, परतदार का मतलब होता है भूपर्पटीय सेलों में पाई जाती है। ठीक है, 37 का जवाब दीजिए सर, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का रीजन क्या होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो मेन रीजन है वो आपका क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 37 से जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भैया ज्वार भाटा जो है चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भाई संपत्ति का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, नहीं भैया। मौलिक अधिकार पहले था जो कि अब नहीं रह गया है। कानूनी अधिकार हम लोग कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो संपत्ति का अधिकार होता है एक कानूनी अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, बताइए सर कितने पुराण हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है। एक आपका गरुड़ पुराण भी सुना होगा, तो याद रखिएगा 18। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं 18, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। बताइए सर, गद्य रूप में भी कौन सा जो वेद है आपका रचित है। तो याद रखिए अंशतः बोला गया, यानी कि अंशतः भाग। तो 40 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, हिंदू धर्म में 4 ग्रंथ हैं और ऋग्वेद और के बाद ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है, सामवेद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग के जवाब यहाँ पर आने चाहिए। भैया उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। ठीक है, तो अवंतिका, ऑप्शन नंबर जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर जो है आपका कहाँ पे स्थित है।
मीनाक्षी मंदिर जो है आपका कहाँ पर स्थित है? चलिए सर, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी अम्मा मंदिर, या देवी पार्वती और भगवान शिव जी को समर्पित है ये मंदिर, और ये बेसिकली आपका मदुरई में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मदुरई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? बताइए, अनवर ए सुहेली ग्रंथ जो है किसका अनुवाद है? क्वेश्चन नंबर 43 है। जवाब देखिए यहाँ पर 43 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो है अनवर ए सुहेली ग्रंथ जो है पंचतंत्र सभी को पता है, और ये अनवर ए सुहेली बेसिकली फ़ारसी में इसका अनुवाद किया गया था, और इसके अनुवाद को सम्राट अकबर ने करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 44 है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, बेसिकली नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से इसको जाना जाता था, अब नीति आयोग हो गया है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। बताइए सर, फेरा का जो प्लेस है किसने ले लिया है? चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा, पहले एक था फेमा जो कि सन 2000 ईस्वी में प्रभाव में आया था, और फेमा का उद्देश्य था देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना। इसको बाद में फेरा बोल दिया गया। तो यहाँ पर फेमा जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 46 है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो 46 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, डेविस जल संधि। ठीक है, विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो आपकी डेविस जल संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अच्छा, ये डेविस जल संधि जो है किसको अलग करती है? तो याद रखिएगा, ये जो जल संधि है डेनमार्क को बफिन द्वीप से अलग करती है। बफिन द्वीप बेसिकली कनाडा की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर जो है किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, रूस जो है काला सागर या कृष्ण सागर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? कालाहारी मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 48 है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, बोत्सवाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोत्सवाना। चलिए भैया, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर स्किप कर दो, इसका जवाब दो सर 50 नंबर क्वेश्चन का, कि WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? भैया WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका जो आविष्कार है 1989 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1989 में हुआ था, और इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, आने वाले जितने भी अदर वीडियोस हैं, और इसको लाइक वाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, इसका PDF जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आंसर की के साथ इसका जो वीडियो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीक बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।